हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी व्याकरण का चैप्टर भाषा और व्याकरण, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर भी कहते हैं, फुल्ली एक्सप्लेन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट विद भाषा और व्याकरण, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर भी बोलते हैं। नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं। वे मंच से भाषण दे रहे हैं। जनता उनका भाषण सुन रही है। सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाए। सुरेखा दीदी ने बारी बारी से उन्हें पढ़ा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो नेताजी और जनता थे, वहाँ नेताजी बोल रहे थे और जनता सुन रही थी। तो उनके बीच जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा था वो मौखिक रूप से हो रहा था, यानी बोल के हो रहा था। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा था, यानी मौखिक रूप मतलब जो बोलता है और कोई सुनता है। तो पहला एग्जाम्पल जो था कि नेताजी जो भाषण दे रहे हैं और जनता उनकी भाषण को सुन रही है। तो नेताजी बोल रहे हैं और जनता उनको सुन रही है, तो ये मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। दूसरा एग्जाम्पल जो था उसमें सुरेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से हो रहा था। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकंड एग्जाम्पल था उसमें सुरेखा दीदी ने बच्चों को कोई क्वेश्चंस दिया था और बच्चों ने लिख के उसके जवाब दिए थे। तो इसमें जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है वो लिख के हो रहा है। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हो रहा है। तो वहां पे जो विचारों का आदान प्रदान हुआ वो लिखित रूप से हो रहा था। अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। तो आपके दिमाग में जो भाव है, आपके जो विचार है, जब आप उसे दूसरों को पहुंचाते हैं और जिस साधन से पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से हो रहा है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिखित रूप से। अब बात करते हैं भाषा के भेद के बारे में। तो भाषा के दो भेद होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप भी है, जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। तो वैसे तो लिखा है कि भाषा के दो भेद होते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा जो है ये भी एक तरह का रूप ही है भाषा का, लेकिन मेनली दो ही होते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है। और जो सांकेतिक भाषा है ये इशारों में संकेतों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो ये एक अलग तरह का भेद हुआ। ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप से सीखता है वही उनकी मातृभाषा होती है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मातृभाषा होती क्या है। तो जब भी कोई छोटा बच्चा होता है वो अपने परिवार से, अपने फैमिली से या आस पड़ोस से जो भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं कि वो सबसे पहले कौन सा भाषा सीखा। अगला टॉपिक है लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तो जो हम लोग बोलते हैं, जो भाषा होती है उसको लिखित रूप देने के लिए जो भी साधन का यूज होता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। तो कोई भी भाषा की अगर लिपि आपको लिखनी है तो उस भाषा का कुछ चिन्ह होता है, उन्हीं चिन्ह को जोड़कर हम लोग अपनी बात को उस भाषा में लिख पाते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि ही कहते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं यानी मौखिक ध्वनियां, मतलब जो चीज हम लोग बोल रहे हैं, जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं उसे जब हम लोग चिन्हों के द्वारा लिख के प्रकट करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। इन चित्रों को देखिए। शरद एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इसमें जो फोटो है इसका नाम शरद है। शरद एक मराठी युवक है, ये मराठी भाषा जानता है, इसीलिए ये मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविजन पर वह कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाला कार्यक्रम देख रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। तो इसमें जो लड़का बैठा है ये अब्दुल्ला है, ये कश्मीर से है, इसीलिए ये कश्मीरी भाषा में कार्यक्रम को देख रहा है। तो कश्मीरी भाषा की लिपि है फारसी।
स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो ये जो आदमी है इसका नाम स्मिथ है और ये अंग्रेज युवक है। ये बस से आगरा जाना चाहता है, इसीलिए वहां पे जो टाइम लिखा हुआ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो ये जो पिक्चर है ये महात्मा जी का पिक्चर है। ये हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं, बीच बीच में संस्कृत भी बोल रहे हैं। तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही है। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो ये जो औरत है इसका नाम श्रीमती आहूजा है। ये पंजाब केसरी पढ़ रही है, इसीलिए ये पंजाबी भाषा में लिखी हुई है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हाँ, कुछ भाषाओं की लिपियां समान भी होती है। तो अभी हम लोगों ने जितना एग्जाम्पल पढ़ा उससे हमें ये तो पता चल गया कि अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, लेकिन कुछ कुछ भाषा ऐसे हैं जिनकी लिपि सेम होती है। जैसे मराठी भाषा का क्या था? देवनागरी। हिंदी और संस्कृत का भी क्या था? देवनागरी। तो इसमें कुछ भाषा की लिपि सेम भी होती है। अगला टॉपिक है व्याकरण। अब तक आपने पढ़ा कि लिपि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या बोल रहे हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बातों को ठीक ठीक वही अर्थ समझे जैसा आप कहना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे ये तो पता चलता है कि जो भाषा है उसमें लिपि का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो कुछ भी भाषा हम लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो सही ढंग से लिख भी पा रहे हैं या नहीं, या फिर बोल भी रहे हैं कि नहीं। जो सुन रहा है या फिर जो पढ़ रहा है वो हमारी बातों को ठीक ठीक समझ रहा है कि नहीं, या फिर जैसा हम लोग कहना चाहते हैं वो भी वैसा ही समझ रहा है या नहीं। तो ये सब बात को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक साधन का यूज़ करते हैं जिसे व्याकरण कहते हैं। वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो जो साधन हमें किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का सही ढंग बताता है, व्यवस्थित ज्ञान कराता है, व्याकरण वही कहलाता है। व्याकरण हमें बतलाता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध। तो व्याकरण से हमें ये पता चलता है कि जो भाषा हम लोग लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध। जैसे कि अच्छा गोपी है नाचती, गोपी अच्छा नाचती है, तो अच्छा गोपी है नाचती ये अशुद्ध हो गया क्योंकि इसमें हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है क्या बोलना चाह रहा है। गोपी अच्छा नाचती है तो ये शुद्ध भाषा है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो व्याकरण जो है ये एक ऐसा साधन है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। आप शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं, लिख पाते या फिर पढ़ पाते हैं। पहले वाक्य में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखे गए हैं, अतः इससे बिना वाक्य अशुद्ध है। यानी जो हम लोग अभी पहला पढ़ रहे थे अच्छा नाचती गोपी, वो व्यवस्थित ढंग से या ढंग से लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उससे जो भी वाक्य बनेगा वो अशुद्ध ही होगा। दूसरे वाक्य में वे शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं, अतः वह वाक्य शुद्ध हैं। और जो दूसरा सेंटेंस था कि गोपी अच्छा नाचती है वो व्यवस्थित करके सही ढंग से लिखा हुआ है, इसीलिए वो जो वाक्य है वो शुद्ध है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो जो हम लोग वाक्य लिख रहे हैं उनमें जो शब्द यूज हो रहे हैं उसको सही ढंग से लिखने के लिए व्याकरण में कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। वर्ण विचार में जो वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं उनके आकार, उनके उच्चारण और उनके मेल से जो शब्द बनते हैं, जो नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ाया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनकी बनावट, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना, इन सब के
नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। वाक्य विचार, इनमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो वाक्य विचार में वाक्यों की बनावट और उनके भेद, उनकी रचना के बारे में, उनके नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर यानी कि भाषा और व्याकरण का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।